अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। इतवार के रोज़ पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक मैच खेला गया था और उस मैच से पहले हमने देखा कि जब टॉस होता है और उससे पहले खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हैं, उसे तर्क कर दिया गया। मैच रेफरी जिनका नाम एंडी पायक्राफ्ट है, उन्होंने कैटेगोरिकली दोनों कप्तानों को बताया कि आप आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे, जिसके बाद ये इशू हुआ, लेकिन मैच फिर भी खेला गया। मैच खेलने के बाद हमने देखा कि जो एंड सेरेमनी थी जिसमें कप्तान गुफ्तगू करते हैं, तो भारतीय टीम ने चूँकि ये मैच जीता था, तो जब उनके कप्तान आए पोडियम पर सूर्या कुमार यादव, तो उन्होंने उसको एक्चुअली पोलिटिसाइज कर दिया, उस पूरी गेम को पहलगाम वाक़े के साथ, जिसके बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन वहाँ से वॉकआउट किया और पाकिस्तानी कप्तान जो सलमान आगा हैं, उन्होंने गुफ्तगू ही नहीं की। इस सिचुएशन में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, जो अक़वाम आलम में खेले जाने वाला एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है, स्पोर्ट है, और उसमें पॉलिटिक्स का इन होना, क्या असरात हो सकते हैं और पाकिस्तानी टीम के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब, हम खेल को तो बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स को खेल से दूर रखते हैं। पाकिस्तान की जो डिमांड है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो आप सूर्य यादव पे जुर्माना लगाएं और दूसरा ये कि आप एंडी पायक्राफ्ट को मुअत्तल करें, आप समझते हैं कि ये डूएबल चीज़ें हैं जो आईसीसी से मांगी जा रही? बहुत शुक्रिया। ये डूएबल हैं या नहीं है, इस पर बाद में मैं गुफ्तगू करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत ख़राबी हो रही है, बड़ी शर्मनाक हरकतें हो रही हैं जो कुछ भी इस टूर्नामेंट में हो रहा है। और ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि कोई भी बागैरत मुल्क जो है और बागैरत टीम जो है, इन हालात में वो क्रिकेट जारी नहीं रख सकती और जारी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम ऐसे एक मुतालबा भी करते हैं तो बड़ा बचकाना किस्म का कि जी रेफरी को हटा दें। ओ भाई, बात यह है कि क्रिकेट की हर रवायत की पामाली हो रही है, क्रिकेट के हर अच्छे असूल की पामाली हो रही है, और ये सब कौन कर रहा है? ये हिंदुस्तान कर रहा है, हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, ये उनकी हुकूमत कर रही है। और कर कहाँ पे रही है? अब आपको ये भी पता होगा कि ये एशियन जो है इवेंट है, एशिया कप है, आपको ये भी पता होगा कि इसका जो इंतज़ाम है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास है, जिम्मेदारी है। आपको ये भी इल्म होगा, आपके सुनने वालों को इल्म होगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह इस वक्त कौन है। वो सरबराह कोई अजनबी नहीं, हमारे अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो सबसे पहले तो जितना इख्तियार इनके पास अपना है वो इस्तेमाल होना चाहिए। इनको हंगामी इजलास बुलाना चाहिए अपनी इस बॉडी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। इसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, उसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ओमान है, यूएई है, ये ममालिक हैं। तो वो सारा कुछ देख रहे हैं। उस हंगामी इजलास में उनके सामने ये इस मौजू पे गुफ्तगू होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान कर रहा है या करवा रहा है अपने खिलाड़ियों से, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। जो क्रिकेट के अच्छे असूलों की पामाली हो रही है, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मुझे तो इस किस्म का जारहाना अंदाज पसंद है, ऐसी चीज होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जी वो नन्हे बच्चों की तरह के जी हम रूठ रहे हैं। लेटर लिख भी आपने, और लेटर भी लिखा एक दिन बाद, और आपने उस वक्त जो क्विक रिस्पॉन्ड था वो भी नहीं किया। ये बहुत सारी चीजें आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असूलों पे खड़े, जी असूलों पे, और जाहिर है कि अब असूल पे खड़े तो हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि टाइमिंग थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। तौसीफ अहमद साहब, क्या ये मानने में आता है कि एक मैच रेफरी जो दो टीम्स के कप्तानों को बता रहा है कि यू आर नॉट सपोज टू शेक हैंड्स, क्या आईसीसी की इमा के बगैर ये हो सकता है? या यूं कह लें कि जी आईसीसी को नहीं पता, ये जाके एंडी साहब ने खुद ही कह दिया कि नहीं जी, क्योंकि ये भारत का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो डज इट मेक सेंस? देखिए, एक तो पहली बात ये कि आज से नहीं कर रहा भारत, काफ़ी टाइम से बहुत कुछ कर रहा है, और हमें इतना डैमेज किया है कि हम लोग अपने मुल्क से हट के जो है वो कहीं और कंट्री में जाके अपनी सीरीज और वनडे 20 सब उधर जाके खेल रहे थे। अब जाके खुदा का शुक्र हम यहाँ पर आन के अपना PSL खेलने लगे। अब रहा सवाल इसका, देखिए सीधी बात तो यह है कि उनका इवेंट ज़रूर है,
मगर बिल्कुल ठीक कहा कि ACC का इस वक्त कौन वो है, लेकिन जाहिर है अपनी गवर्नमेंट से भी बात हो रही होगी, सारा कुछ है। ये नौबत आई क्यों, मुझे तो समझ नहीं आई। और जहां तक आपने सवाल किया मुझसे, देखिए ये उन्हीं के ईमा पे हो रहा है, ये प्री प्लान किया गया है। और प्री प्लान इस सेंस में भी कह रहा हूँ कि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे हुई थी, और उस अगर वक्त ये तो उन्होंने हाथ प्री-प्लान्ड पे है मिला और लिया जैसे कि था, सब पाकिस्तान कुछ। खेल भी नहीं रहा अगेंस्ट यूएई, तो आप समझते हैं कि ये इस इवेंट को डैमेज करेगा अगर पाकिस्तान नहीं होता इस इवेंट में? डैमेज तो डेफिनेटली करेगा। और वो लोग चाह कुछ रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, तैयारी भी कुछ है, मेरा ख्याल है कुछ सॉल्व, मुझे लगता होगा कुछ सॉल्व। और जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखिए हमने बहुत जो है इनको ढील छोड़ दी, बहुत ढील छोड़ी थी। और एक जगह नहीं, कई जगह हमने हमेशा, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है इनसे कहा कि नहीं भाई चलो खेलो, हमारे साथ खेलो, मगर ये ज्यादती पे ज्यादती, ज्यादती पे ज्यादती। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते ही नहीं हमसे, और हमें और डैमेज करना चाहिए। अब जहां नकवी साहब इतनी कुछ कर चुके हैं और तमाम एशियंस को जमा करके एक मीटिंग भी बिठा चुके हैं, तो एशियंस का क्या, एशियन टीमों का क्या किरदार है, एशियन कंट्री का क्या किरदार है, मुझे तो उन पे हैरत होती है। जाहिर है जिस तरह दूसरी टीमें पैसे के ऊपर गिरी पड़ी हैं इंडिया के, इसी तरह ये एशियन टीम है, तो एशियन टीम तो कोई भी नहीं बोली, उसको बोलना चाहिए था। इंग्लिश लोग बोल रहे हैं कि जी ये ज्यादती हुई है, कि ये किसका हक ही नहीं बनता आन के, लेकिन उसको भी कहा गया ना कि आप जाके उनसे कहें कि जी कोई नहीं हो गया, और कहने का तरीका उसका ठीक नहीं था। पहले बात हो जाती कि भैया अब तो होना ही नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि प्री प्लान सारा किया है। और एशियन तो मैं आई एम सॉरी टू से, एशियन मुल्क वाले तो आप अफगानियों को क्या कहेंगे, वो तो हमारे अगेंस्ट ही हैं, हमें पता है अगेंस्ट है उनके। इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। अगर आपको इतनी तकलीफ है पहलगाम वाक़े की, तो भाई सबूत लेकर आएं, और ये काम क्रिकेटर्स ने करने हैं, ये काम स्पोर्ट्स के लोगों ने करने हैं या पॉलिटिशियंस ने करने हैं, आपके थिंक टैंक्स ने करने हैं? जी, पहला इसका असर तो ये होगा कि पाकिस्तान जो आगे आने वाले दिनों में इंडिया से खेलना है वो मैच भी नहीं होंगे, और जो टूर्नामेंट में जितना पैसा बनना है वो नहीं बनेगा, और वो ज़ाहिर है वो हिंदुस्तान के लिए भी एक पुरकशिश मैच होते हैं, तो उसका सिर्फ ये इम्पेक्ट होगा। उसके अलावा मनफी बहुत से असरात होंगे, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि कोई टीम जो है इस अंदाज में किसी टूर्नामेंट से विड्रॉ करे, नहीं करना चाहिए था। इससे पहले आपको याद होगा कि इंग्लैंड में गालबन मैनचेस्टर में टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम जो थी चाय के वक्फे के बाद बाहर नहीं आई थी मैदान में, तो वो वॉक ओवर मिल गया था। ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अर्ज किया था कि पाकिस्तान का जारहाना अंदाज होना चाहिए, उनको अपने साथ और मुल्कों को मिला के इस टूर्नामेंट को आगे पीछे करना चाहिए था। इनके खेलने से ना कोई ज़मीन हिल जाएगी, ना कोई आसमान पे असर पड़ेगा, सिर्फ ये इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करेगा। ये बड़ी बचकाना किस्म की हरकत इन्होंने की है, और ये प्रोपेगेंडा ICC के लेवल पे भी किया जाएगा। आप देखेंगे इसके मनफी असरात होंगे। एग्जैक्टली नहीं, यू सेड इट वेल। तौसीफ अहमद साहब, आपने वैसे कभी इस तरह का वाक़या देखा है? कभी हमने वैसे सुना तो नहीं, लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो कि इस तरह कोई टीम वॉकआउट कर जाए और मैच ही ना खेले, और इस किस्म की पॉलिटिक्स के ऊपर ये वाक़या हुआ हो कभी? मेरी तो उसमें नहीं है, गालिब साहब तो बड़े पोस्ट पे रहे हैं और अपने टाइम में बहुत कुछ उन्होंने देखा है, और मुझे तो याद नहीं कि कभी ऐसा फोरफिट किया हो किसी ने मैच, या मे बी खालिद साहब बेहतर बता सकते हैं। और इंटरनेशनल में तो मुझे कहीं आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इसका कि हुआ है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो बहुत बड़ी ज्यादती है, हमें पहले डिसीजन लेना चाहिए था। ये जो हरकतें कर रहे थे, इनकी हरकतें क्या हरकतें, आप मुझे बताओ। वो कप्तान आन के कैप्टन उनका माइक लेके जो है वो दूसरी बातें शुरू कर देता है। ICC का किरदार, सर आई एम सॉरी टू से, खालिद साहब कहेंगे, ICC का किरदार बहुत बेकार है। और हम भी जाहिर है डिसीजन लेने में हमने बहुत इनके साथ मोहब्बत और प्यार से कर रहे हैं। जब खालिद साहब थे उस वक्त भी हमने कोशिश की है कि भाई हम इनके साथ बहुत अच्छा रहे, हमने कहा आओ जी खेल लो हमारे साथ, सब कर लो, हम गए भी हैं। हालात तो कभी भी ठीक नहीं रहे। 87 के टूर, हम लोग बहुत लंबा टूर था, वहां भी टेंशन तो थी, मगर इस तरह के हालात नहीं थे बिल्कुल। और उसके बाद भी जो है वो है, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि वो बिल्कुल
हमारी क्रिकेट एक्चुअल तो उस टाइम में क्रिकेट में तो हम इतने हावी थे कि वो मतलब हमारे पे हाथ ही नहीं डाल पाते थे, ये हाल हो गया था उनका। हम तो उनको करीब भी नहीं आने देते थे जो था। अभी जाहिर है हमारी टीम वो हो गई है, मगर दूसरे मसाइल जो हुए हैं और जो हमने इनके साथ किया है, जाहिर है मैं तो ये कह रहा हूँ यार इन बच्चों का काम है क्या? ये राफेल इन बच्चों ने गिराया क्या? तुम कौन सी हरकतें कर रहे हो? मैं आईसीसी को इस पे जरूर ये कहूंगा कि आपका किरदार पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता। और फिर एशियंस टीम को, जैसा खालिद साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं खालिद साहब से यही कहना चाह रहा हूँ कि एशियन टीम तो आ ही नहीं रही, तो क्या करेगा पाकिस्तान? एशियन टीम आ गई मीटिंग में, नकवी साहब ले आए इधर उधर से सब जमा करके और बड़ा अच्छा किरदार किया, लेकिन ये जो हुआ है ना, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और वैसे भी खेल के अंदर पॉलिटिक्स तो कभी ना सुनी है ना होनी चाहिए। खेल का मकसद ये होता है कि आप दरवाजे अपने कम से कम आप वैसे नहीं खोल सकते बॉर्डर्स, तो मैदान तो आप आबाद रखें। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, खालिद महमूद साहब, आपने अपनी जो है वो में दी है। जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं, आप यकीन कीजिएगा ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और ऐसे ऐसे मैनिपुलेट किया जा रहा है इंडियन ऑडियंस को जो अंधभक्त हैं, कि वो पहले तो एहतजाज इस बात पे करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच क्यों हो रहा है, फिर अंधभक्ति की इंतहा देखें कि उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव वो आकर पोडियम में बजाय मैच के मुताल्लिक कोई गुफ्तगू करते या बताते, वो अपनी कहानी शुरू कर देते हैं पहलगाम की। तो जिसका काम है उसको करने दें, और अपना काम तो आप वैसे भी ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे। एक आखिरी हरबा था आपके पास पाकिस्तान को मिलाइन करने का, और वो आपने कर दिया, लेकिन उसमें भी आपको नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आलमी मंजरनामा बदल रहा है, नई सफबंदियां उरूज पर हैं और ताकत के तवाज़ुन के पलड़े बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया पहुंच चुके, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंच चुके। पाकिस्तान खित्ते में हमेशा अहम रोल अदा करता रहा है, मगर भारत को जंग के मैदान में धूल चटाने के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाइट हाउस में पजीराई, और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सऊदी अरब आमद के मौके पर F-15 तैयारों से पुरतपाक इस्तकबाल ये बता रहा है कि पाकिस्तान बड़ी गेम में शामिल हो चुका और खित्ते के हालात बदलने में भी निहायत अहम हो चुका है। मगर बदकिस्मती ये है कि इस खित्ते में इजराइल की मौजूदगी अमन को दाव पर लगा रही है। इजराइल ऐसा मुंह जोर जानवर बन चुका है कि जब जी आए और जहां दिल करे हमला कर देता है। खित्ते में मौजूद कोई भी मुल्क इस बदमाश से महफूज नहीं। ये चाहे कतर के दारुल हुकूमत पर अटैक कर दे, जब दिल करे ये ईरान पर हमला आवर हो जाता है। यमन, लेबनान और शाम भी इजराइल से महफूज नहीं। कभी भी कहीं भी ये बारूद की बारिश कर देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेतन्याहू को इंसानियत पर कभी तरीन जराइम करने से रोक नहीं सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसके हाथ नहीं बांध सकती। यूरोपीय यूनियन के अहकामात इसे तबाही से नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये है कि दुनिया के शायद चंद ताकतवर मुल्क या लोग इसके साथ खड़े हैं, और अब जिसने भी इजराइल के सामने खड़ा होना है उसने एक्चुअली इजराइल के इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग कर रहा है। मगर यहाँ हैरत ये है कि अमेरिका एक जानिब कतर की सिक्योरिटी का जिम्मेदार भी है, और दूसरी जानिब मार्को रूबियो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ खड़े होकर ये पैगाम देते नज़र आते हैं कि हम एक हैं। अब मुस्लिम ममालिक को एक पेज पर आकर कोई लाहे अमल अपनाना होगा। दोहा में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने इकट्ठे होकर इजराइल और दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो अब एक पेज पर है। यूएनओ की इंसानी हुकूक की तंजीम का इजलास बुलाकर भी पैगाम दिया गया। अब यूरोपीय यूनियन और आइंदा हफ्ते होने वाले यूएनओ के इजलास में ये मुद्दा उठाना और इजराइल को नकेल डालना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सिफारती महाज पर लड़ी जाने वाली जंग ही फतह दिला सकती है। मशरिक़ वुस्ता का अमन और इजराइल की हैवानियत को रोकने के लिए आखिर दुनिया को क्या करना होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब UN मुनीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, आपने वक्त निकाला। हमने देखा है कि इस्लामिक ममालिक का इकट्ठ होता है, कुछ फैसले चंद होते हैं, बहुत सारे फैसले मुबहिम रखे जाते हैं। अब्राहमिक अकॉर्ड के ऊपर थोड़ी सी तशवीश है बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें भी, क्योंकि वो चीज़ें बहुत सारी क्लियर नहीं हुई। बट एक मैसेज तो चला जाता है सोनली कि इजराइल जो है उसको बता दिया है कि इनफ इज़ इनफ। फिर ऑन दी अदर हैंड इजराइल भी मैनिपुलेट करता है या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई सख्त बयान देता है। पर आज हम देख रहे हैं कि यमन के अल हदीद पे हमला कर दिया।
आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इसके टारगेट्स मजीद वसी होंगे, क्या इजराइल को रोका जा सकता है? जी, मेरे ख्याल में इज़राइल को रोकने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेनी होंगी, क्योंकि धमकियां देने से तो वो नहीं मानेगा। तो मेरे ख्याल में जो कुछ हम कर सकते हैं इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, जो अरब और इस्लामी दुनिया के जो ममालिक हैं वो एक्शंस ले सकते हैं। ट्रेड एम्बार्गो, आर्म्स एम्बार्गो, और उनकी जो इजरायली कंपनीज हैं जो इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सैंक्शंस और ट्रेड एम्बार्गोज लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो इज़राइल की जो क्रेडेंशियल्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं इंडिविजुअली, कलेक्टिवली। पर मेरे ख्याल में इस वक्त सब में जो अहम चीज़ हमने करनी है वो है अमेरिका को मनवाना और प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को मनवाना कि वो इज़राइल को रोकें, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जिसका इन्फ्लुएंस है इज़राइल पर और उनकी हुकूमत पर। तो इस वक्त हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका को मनवाया जाए कि नेतन्याहू को रोकें, और दूसरी तरफ से हम जो कुछ भी हम इंडिविजुअल एक्शंस ले सकते हैं, स्पेसिफिक एक्शंस ले सकते हैं, वो हमने लेना चाहिए। ठीक, लेकिन मुनीतरम साहब, पाकिस्तान पे चूँकि हमने इस समिट में भी देखा, और जिस तरह अल जज़ीरा या दीगर इंटरनेशनल टेलीविज़न ख़ास करके अरब मीडिया बाकायदा तौर पर अनाउंस कर रहा था दी ओनली न्यूक्लियर कंट्री इन इस्लामिक वर्ल्ड, और ज़ाहिर कि पाकिस्तान पे बड़ी भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है। आपने भी बड़े अच्छे तरह से, जब आप मुस्तकिल मंदूब थे, आपने अपना मुकदमा लड़ा। आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपना मुकदमा यूएन में लड़ता है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब एक हफ़्ते में तीसरी बार ये दौरा कर रहे हैं, सऊदी अरब पहुँचे हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कि उन्होंने इंग्लैंड भी जाना, फिर यूएसए भी आएंगे, हो सकता है आपसे भी मुलाकात हो जाए। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान जब इतना हाई फ्लाई कर रहा है और जो प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म को मिला है, इट मेक सेंस कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान कुछ करना भी चाह रहा है और करेगा भी और करना चाहिए भी। क्या कर सकता है? जी देखिए, पाकिस्तान ने यानी कि हमारी तरफ से तो जो हम एक्शंस लेना चाहिए वो हम काफ़ी सारी एक्शंस हमने ले ली हैं। हम इज़राइल के साथ ट्रेड तिजारत नहीं करते हैं, हम हथियार नहीं देते हैं, हमने उनको रिकग्नाइज नहीं किया है। हमारी पूरी पॉलिटिकल जो हिमायत है फ़लस्तीनियों के साथ और अरब ममालिकों के साथ वो पूरी भरपूर हमने एक्सटेंड की है ये सपोर्ट। तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो कुछ एक्शंस हम ले सकते हैं इंडिविजुअली वो हमने एक्शंस ली हैं। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमारे ऊपर आपने सही कहा कि हम सब में बड़ी इस्लामी ताकत हैं, पर हम ऑब्वियसली हम नहीं चाहते हैं कि जी ये जंग फैले। हमने जो कुछ करना है वो हमने मदद करनी है। जो हमारे अरब दोस्त हैं उनको जो कुछ ज़रूरियात हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, दिफाई एक्सपीरियंस है, वो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सॉरी, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एक नादान सवाल है, मैंने सोचा कि आपने चूँकि अरब का जिक्र कर लिया तो पूछ लेते हैं। पर ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि अरब रिकग्नाइज भी करे, अरब ट्रेड भी करे, अरब सपोर्ट भी करे, अरब मिले भी, अब्राहमिक अकॉर्ड में तस्वीरें भी लगें, उसको बढ़ाया भी जाए और फिर मदद के टाइम पे पाकिस्तान आ जाए? जी देखें, ऑब्वियसली उनकी कुछ मुल्क हैं, उनकी मजबूरियात की वजह से उन्होंने ये एक्शन और रिकग्निशन अब्राहम अकॉर्ड्स में किया था। अब वो भी सोच रहे हैं कि हमने सही किया या गलत किया है उस वक्त। पर इस वक्त जो हमारे तो दो तरफा ताल्लुकात हैं अरब ममालिकों के साथ, और जायज़ है पाकिस्तान के ऊपर कि हम उनकी हिमायत करें और उनको मदद करें, वेदर वी एग्री विथ ऑल देयर पॉलिसीज और नॉट। हमारी हिमायत तो हर वक्त मुसलमान दुनिया के साथ हर वक्त है पाकिस्तान की, और होनी चाहिए।
चंद चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप उस पर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एक तो ज़ाहिर है कि इस्लामिक टास्क फोर्स का जिक्र समिट में भी किया गया, सजेशंस दी गई मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। ये क्या डूएबल है, पॉसिबल है, ये भी बताइएगा। साथ ये भी कि अगर कल को इकट्ठ होता है फोर्सेस की बुनियाद पर या कोई एक कलेक्टिव लाहे अमल पेश करने के लिए, तो अमेरिका को कौन कौन से ममालिक हैं जो मोल्ड करने में, मनाने में किरदार अदा कर सकते हैं, ख़ास करके कीपिंग दैट इन माइंड कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट? जी देखें, इसमें टास्क फोर्स बनाने की जो बातें हुई हैं वो तो सही हैं अपनी जगह पर टास्क फोर्स को डिप्लॉय करना ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, अगर फ़लस्तीन में हमने डिफेंसिव फोर्स अगर डिप्लॉय करना, उससे पहले सीज़ फायर की ज़रूरत है। तो सब में अहम और इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अमेरिका को, दुनिया को हम मनवाएं अपनी ताकत से, अपनी डिप्लोमेसी से मनवाएं कि जी सीज़ फायर करवाएं और नेतन्याहू की जो ये जंग है उसको रोकें। उसके बाद में हम देखना चाहिए कि जी डिफेंसिव फोर्स क्या होगा, क्या हो सकता है, उसमें कौन शामिल हो सकता है, कौन नहीं शामिल हो सकता है। और अगर जहाँ तक के ट्रंप साहब को मनवाने की जो बात है, तो देखें इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब है, उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस किए हैं अमेरिका को। इसी तरह से कतर ने की हैं, यूएई ने की हैं, कुवैत ने किया है। तो ये सब ममालिक इनकी जो कुछ भी असर रसूख है ट्रंप साहब के साथ, वो उन्होंने इस्तेमाल करना है इस वक्त और उनको मनवाना है कि जी नेतन्याहू को आप रोकें, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस है इजराइल में और नेतन्याहू के ऊपर, और वो रोक सकते हैं। तो पहली चीज़ मेरे ख्याल में सीज़ फायर करवाना। उसके बाद हमने सोचना कि जी डिफेंसिव फोर्स, अगर प्रोटेक्शन फोर्स या डिफेंसिव फोर्स अगर वहाँ डिप्लॉय करना है, यूएन के तहत होगा, किस और इदारे के तहत होगा, ओआईसी के तहत होगा, वो किस किस्म का डिफेंस फोर्स होगा, वो फिर इजरायलीज को भी मनवाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें वो तो बात की बात है। पहली चीज़ हमने सीज़ फायर इम्पोज करवाना है। ठीक, और सीज़ फायर के लिए ज़ाहिर है कि आपको एक्चुअली अपनी खारजा डिप्लोमेटिक स्किल्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, उससे ज़रा के राब्ते करने पड़ेंगे। लास्टली मुनीर अकरम साहब, क्योंकि आप भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं और हमने रिसेंटली भी देखा कि करारदाद मंजूर हुई और पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज़ करने के हक़ में वोट भी पड़े। मुखालिफ कौन थे उसमें डिटेल में नहीं जाते, वो पूरी दुनिया को पता है। क्या आप देखते हैं फ्यूचर में कि चलें 2 स्टेट सोल्यूशन सही, हालांकि पाकिस्तान इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करता, पर फिर भी समहाउ क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जी इस वक्त ऑब्वियसली 2 स्टेट सोल्यूशन सबकी नज़र में जाहिर है कि अमन फ़लस्तीन और मिडिल ईस्ट में अमन नहीं आ सकेगा जब तक कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं हुआ और फ़लस्तीनियंस की जो खुद मुख्तारी है उसको नहीं माना, उनका एक स्टेट नहीं बनेगा तो मुश्किल होगा। तो ये अगर वो हमने तो कोशिश करनी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन पर इस वक्त मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि जो नेतन्याहू की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट उसने उसको इनकार कर दिया है। तो हमने पहला कदम जो है वो सीज़ फायर करवाना है, उसके बाद में फिर डिप्लोमेसी के तहत कोई सोल्यूशन हमने ढूंढना होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। थैंक यू सो मच मुनीर अकरम साहब, आपने इतनी डिटेल में हमारे साथ ये टॉपिक डिस्कस किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो, क्योंकि फ़लस्तीन में 2 साल हो गए। 7 अक्टूबर से 2023 से शुरू होने वाला जेनोसाइड, आज हम 2025 में है, अक्टूबर सर पे है, 7 अक्टूबर को ये मुकम्मल हो जाएंगे 2 साल, और अभी तक उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है, बल्कि और वर्स्ट होता जा रहा है। वहाँ पर इस वक्त कहत हो चुका है, पड़ गया है, यहाँ तक कि इमदाद जो भेजी जाती है मुख्तलिफ ममालिक से वो भी रोक ली जाती है, मनमर्जी की जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने आवाम को अदादो-शुमार के घोरक धंधे में उलझा कर रख दिया है। हुकूमती अदादो-शुमार के मुताबिक महंगाई की शरह 4.1% है, जबकि एक साल पीछे जाएं तो 2023-24 में महंगाई की शरह 23.4% रिकॉर्ड की गई थी, जबकि उससे एक साल पीछे चले जाएं तो ये शरह
29.2% थी। यकीन ही नहीं आता कि इतनी तेज़ी से ये नंबर्स नीचे कैसे आ गए। हुकूमत खुश है कि महंगाई कम हो रही है, मगर डॉलर का रेट आज भी काबू से बाहर है। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो 284 रुपये का $1 है। रुपए की कीमत भी आवाम का खून चूस रही है। हुकूमत मुआशी बहाली के हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर रही है, जबकि महकमा प्रोटेक्टर एंड इमिग्रेशन से मिलने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में 28,94,000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और IT एक्सपर्ट समेत हज़ारों मजदूर अफराद मुल्क छोड़कर बाहर चले गए, और ये सब लोग बेहतर रोज़गार और अच्छे रहन सहन के लिए मुल्क छोड़कर गए हैं। दूसरी जानिब एप्सोस के एक ताज़ा तरीन सर्वे में बताया गया है कि 64% शहरियों ने महंगाई को सबसे ज़्यादा परेशान कुन मसला करार दिया है। बेरोज़गारी से तंग अफराद की शरह में 7% इजाफा और गुर्बत से तंग अफराद की शरह 6% बढ़कर 33% हो गई, और 88% शहरियों ने आम घरेलू अशिया की ख़रीदारी को मुश्किल करार दिया। अब हुकूमत कहती है कि महंगाई की शरह कम हुई है, मगर अवाम दुआइयाँ दे रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत कर्ज़ों के अंबार लगाए जा रही है। स्टेट बैंक की दस्तावेज़ के मुताबिक मौजूदा गवर्नमेंट के पहले 16 महीनों में कर्ज़ों में 13,078 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, यानी गुज़श्ता बरस पाकिस्तान पर कर्ज़ों और वाजिबात की मद में 8,740 अरब रुपए का इजाफा हुआ, और पाकिस्तान का कुल कर्जा इस वक्त 77,888 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। और इस हिसाब से हर पाकिस्तानी कमोबेश 4 लाख रुपए का मकरूज हो चुका है। एक जानिब आवाम कर्ज़ों के चुंगल में जकड़ी हुई है, तो दूसरी जानिब उन पर टैक्स का हथौड़ा भी बरसाया जा रहा है। अभी 2 महीने पहले बजट में लगाए गए टैक्सेस की तकलीफ कम नहीं हुई थी कि मिनी बजट की नवीद भी सुनने को मिल रही है, और ज़राए दावा ये भी कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने के जो प्रोग्राम हैं वो बनाए जा रहे हैं, और मुजव्वज़ा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए इकट्ठे करने का भी टारगेट रखा गया है। हुकूमत तो अपना हदफ जैसे तैसे पूरा कर लेगी, मगर मसला अवाम का है कि टैक्सेस की भरमार से महंगाई में जो इजाफा होगा, बेरोजगारी से तंग अवाम कहाँ जाएंगे। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हुकूमत मिनी बजट ला रही है और फ्लड की सिचुएशन है इस वक्त, ज़ाहिर है कि रिहैबिलिटेशन का एक बहुत बड़ा मरहला है, साथ ही फ्लड लेवी की भी खबरें सुनने में आ रही हैं। पहले तो थोड़ा सा ये बताइएगा, पेट्रोलियम लेवी होती है, फ्लड लेवी क्या है और क्या ये ज़रूरी इकदाम है जो हुकूमत कर रही है, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड वो तो दावा कर रहे हैं कि महंगाई की शरह बड़ी नीचे आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब सैलाब होते हैं और उनके जो नुकसानात बेशुमार होते हैं, तो हमारी सूबाई हुकूमतें और जो फेडरल हुकूमत है, इनको बहुत एक लिहाज से अपने बजट में चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि वो रिलीफ दे सकें, रिहैबिलिटेशन कर सकें, रिकंस्ट्रक्शन कर सकें और क्लाइमेट चेंज की तरफ जो इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है उसकी तरफ आगे बढ़ें। 2022-23 में 2-3 चीज़ें नुमाया तौर पर हुई थी। जो पिछला आपको याद होगा बड़ा सैलाब आया था 2022 में, जी, उस पंजाब में भी, और उसमें ये है कि जो हमारे प्रोविंशियल हुकूमतें हैं उनको सालाना एक कैश सरप्लस जनरेट करना होता है। इस साल उसका टारगेट 1500 अरब है। 2022-23 में टारगेट तकरीबन 500-600 अरब के रेंज में था, मगर वो गिर गिरा के 100-150 अरब तक सिर्फ रह गया। इसकी वजह यह थी कि एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा सैलाब के बाद और सरप्लस कम हुआ, जो कि एक नॉर्मल नेचुरल चीज़ है। इस मर्तबा हमने एमरजेंसी डिक्लेयर की, हमारी हुकूमत ने बहुत मुनासिब स्टेप लिया है और एमरजेंसी डिक्लेयर किया है एग्रीकल्चरल और क्लाइमेट चेंज के लिए। तो अब उनको वाज़े तौर पर एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा ताकि इसके नतीजे में आप देखें कि रिलीफ जल्द और अच्छा हो, तो कॉम्प्रिहेंसिव हो,
फिर रिकंस्ट्रक्शन का काम जल्द शुरू हो जाए और फिर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह शुरू कर दें। ठीक। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि 700 से 800 अरब का एक्स्ट्रा खर्चा होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट को मिला लें, और हमें IMF को समझाना चाहिए कि भाई देखिए ये बहुत ही बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है, फ्लड्स हमारा शायद तारीख के एक बहुत बड़े और बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही नुकसानदेह सैलाब आया है, तो हमें तो खर्चा करना ही पड़ेगा अपने लोगों के लिए, एंड आई थिंक IMF विल अंडरस्टैंड। करेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, बीइंग अ कॉमन लेमैन जो पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है कि सैलाब आया है, वो सिचुएशन है, इसमें एक दूसरे का ख्याल भी करना चाहिए, बट आप नहीं समझते कि एक हिस्सा आवाम का ऑलरेडी, यानी वैसे तो पूरी आवाम ही पिसी हुई है, लेकिन एक मखसूस तबका जिसे मिडिल क्लास कहते हैं वो ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि वो हर चीज़ में ज़्यादा बढ़ चढ़ के टैक्स भी दे रहा है और सब कुछ है। तो अगर आप ये जो फ्लड लेवी लगाएंगे, और ज़ाहिर है कि इसका पैसा आपको कहीं से तो इकट्ठा करना है, कहीं पे तो आपको इसको एडजस्ट करके लोगों से निकालना है, जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं तो हम विफाक को लेवी देते हैं, तो ये ज़्यादती नहीं हो जाएगी? क्या हुकूमत इसका कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकती है कि कहीं किसी और इदारे के बजट को कम करके वहाँ से कुछ रिलीफ लिया जाए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द प्रेशर ऑन कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान? मेरा अपना ख्याल ये है कि आप बिल्कुल मुनासिब बात कर रही हैं। फ्लड लेवी इस वक्त लगाना इसलिए नुकसानदेह होगा कि कीमतों में इजाफे की रफ्तार बढ़ चुकी है और बढ़ेगी। आपको याद होगा 2022-23 में अफरात ज़र की रफ्तार 30% तक पहुंच गई थी। तो अब ये है कि हमें सोच समझ के आगे चलना है। फ्लड लेवी तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जिस तरह पेट्रोलियम टैक्स लगा है लेवी, और शायद ये सोच रहे हों कि इसको जो हमारे दरामदात के कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स जो हैं उन पर फ्लड लेवी लगाएं, ये मुनासिब होगा। अगर आप फ्लड लेवी खाने पीने के अशिया वगैरह पे लगाएंगे तो सरासर गलत होगा। आपको अगर लगाना ही है फ्लड लेवी तो आप लग्जरी गुड्स और नॉन एसेंशियल आइटम्स पर आप लगाएं, और उसके नतीजे में दरामदाद में भी कुछ कमी आएगी जिसकी हमें ज़रूरत है। साथ साथ आपको खर्चों में भी अपने जो नॉर्मल खर्चे हैं उनको भी इकोनोमाइज करना पड़ेगा, खास तौर पे करंट एक्सपेंडिचर वगैरह जो है, आपके सब्सिडीज, दूसरे जो आपके खास तौर पे पावर सेक्टर को जो बेतहाशा सब्सिडी देते हैं 1000 अरब से ज़्यादा, उसको भी कम करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट जो एक उज़र पेश कर रही है वो ये है क्योंकि सैलाब की सूरत हाल है, बहुत सारी फसलें तबाह हुई हैं, कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और बहुत सारे और भी रीज़न हो सकते हैं। बट लास्टली पाशा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान एक अरसे से हर हुकूमत में अपना इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की तरफ आता है, या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इकॉनमी में भी। क्या आपको लगता है कि जिस स्पीड से आज का सेटअप काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, MOUs और ये सब कुछ, क्या ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मुमकिन हो पाएंगी? देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक जो रफ्तार है रिफॉर्म की वो वाज़े तौर पर अपनी तेज नहीं हुई है। अब मैं 2-3 बड़े रिफॉर्म्स का जिक्र कर देता हूँ, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ हैं। सबसे पहले हमारे टैक्स के निज़ाम में जो बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हम 2 शोबों या लोगों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। एक तो सैलरी क्लास और दूसरा हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर बहुत 4 गुना है नेशनल एवरेज से। तो इसको फैलाना था, ब्रॉड बेसिंग करनी थी, हमें जो दुकानदार हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उन पे लगाना था। प्रॉपर्टी के ओनर्स पे 6 टैक्सेस हैं जिनमें से कोई एक भी तकरीबन नहीं लगा है, वो लगाना था। तीसरा, सैलाब के बाद एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को बड़े फार्मर्स पर लगाना था। कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 3 साल। तो एलीट जो है हमारी, वो टैक्सों के निज़ाम से तकरीबन बाहर बैठी हुई है, विद फ्यू एक्सेप्शन। दूसरा, जो रोज़ाने के खर्चे हैं उसमें कमी लाने की बहुत ज़रूरत थी। पेंशन्स में, गवर्नमेंट के
डिविजन्स, मिनिस्ट्रीज, ऑटोनमस डिपार्टमेंट्स, अटैच्ड बॉडीज वगैरह, इन सबको एक ज़ीरो बेस बजटिंग एक्सरसाइज के तहत कम करना चाहिए था, जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ है और बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट के खर्चे बढ़े हैं। तीसरा जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है पाकिस्तान में कि हम अपने बरामदात को बेशुमार सपोर्ट दें। हाँ। वो हमारी बदन की खून है, लाइफलाइन है। एक्सपोर्ट्स को हम पुश करें। और इनफैक्ट हुआ यह है कि पिछले 1 साल 1.5 साल से आपने जो भी इंसेंटिव्स आपने दिए थे, जो हमने अपने ज़माने में दिए थे, जब हम एमनेस्टी ये चीज़ें खत्म कर दिया। 1% फिक्स टैक्स था, उसको हटा के नॉर्मल टैक्स ले आए। आपने बिजली के निर्खों को बढ़ा दिया, जो हम कंसेशनल इंटरेस्ट रेट देते थे अपने एक्सपोर्टर्स को, वो वापस ले लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। और साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक स्टेप जो लिया गया पिछले साल कि हमने अपने किसानों को सपोर्ट जो हम देते थे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब जो आपने जिक्र किया। किसान तो इस वक्त समझ लें कि ख़त्म ही हो गए, लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि जो मिनी बजट और फ्लड रिलीफ की बात की जा रही है, साथ साथ जो दावे किए जा रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, उसकी थोड़ी सी उसको डायसेक्ट किया जाए, जाना जाए कि उसमें असल में है क्या। बड़ी तेज़ी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है मुल्क में। हुकूमत से कहती है रेमिटेंसेस आएंगे, लेकिन आप पूछें कि आपके मुल्क से जो क्रीम है वो निकल के बाहर जा रही है। उसकी वजह ये है कि मुल्क में जॉब्स नहीं है। जीडीपी कहाँ खड़ी है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अदाद शुमार पेपर पे कुछ और हकीकत में कुछ और नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।